आईएसकेपी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा है, जिसका गठन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाकों में आतंक फैलाने के इरादे से किया गया। सूत्रों के मुताबिक आईएसकेपी ने नूह में मचे बवाल की आड़ में भारत में मुस्लिमों को भड़काने की योजना बनाई। और सूत्रों का दावा है कि आईएसकेपी ने इसका ऐलान अपनी हर महीने छपने वाली पत्रिका के जरिए किया। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के लिए जाने जाने वाले आईएसकेपी ने भारत का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची और इसके लिए उसने नूह हिंसा और ज्ञानवापी मामले का सहारा लेते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला। सूत्रों का दावा है कि आईएसकेपी का मकसद भारत में रहने वाले मुसलमानों को भड़काकर भारत के कई शहरों में माहौल खराब करना था। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने आईएसकेपी की इस साजिश को भांप लिया और उसके इस प्लान से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई। आशंका जताई गई कि इस तरह के भड़काऊ लेख भारत में ही मौजूद आईएसकेपी से जुड़े किसी शख्स ने लिखे, जिसके बाद उसकी तलाश भी तेज कर दी गई। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस अचानक ठप हो गई, जिससे न सिर्फ ब्रिटेन में हवाई सेवाएं रोक दी गईं, बल्कि दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित हुई। आसमान में उड़ते विमानों को हादसे से बचाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है। और ब्रिटेन का यही सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस फेल हो गया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए और हादसों से बचने के लिए फौरन ब्रिटेन की एयर स्पेस बंद कर दी गई। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से ब्रिटेन की एयर स्पेस में कोई भी विमान दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद दुनिया भर की हवाई सेवा मानो ठप हो गई। अलग अलग देशों में लाखों की संख्या में यात्री फंस गए। इंटरनेशनल उड़ानों में कई घंटों की देरी का अलर्ट तक जारी कर दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह का पता नहीं चल सका। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने वहां के सभी स्कूलों और कॉलेजों में 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान इस नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए, जिसका मतलब यह कि फ्रांस के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं अबाया पहनकर नहीं जा सकेंगी। अबाया मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का एक पहनावा होता है, जिसमें बुर्के की तरह उनका चेहरा छोड़कर पूरा शरीर ढका होता है। पिछले कई महीने से फ्रांस में स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के अबाया पहनने पर बहस चल रही है, लेकिन फ्रांस के मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने तय किया कि 4 सितंबर से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी मुस्लिम छात्रा को स्कूल और कॉलेज में अबाया पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था, जिसका वहां रहने वाली 50 लाख की मुस्लिम आबादी ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। इजरायल के विदेश मंत्री से बात करने की वजह से अफ्रीकी देश लीबिया की विदेश मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन पर आरोप लगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने रोम में इजरायल के विदेश मंत्री से सीक्रेट मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे लीबिया में उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहां के अलग अलग इलाकों से हिंसा के कई वीडियो सामने आए, जिनमें लोग सड़कों पर टायर जलाते और नारेबाजी करते दिखे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला लीबिया फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जब वहां के विदेश मंत्री की इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लीबिया के प्रधानमंत्री ने वहां की विदेश मंत्री को पद से हटा दिया। पिछले हफ्ते रोम में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसी दौरान इटली के मीडिया में खबर छपी कि लीबिया की विदेश मंत्री और इजरायली विदेश मंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान हंगामा हो गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर हो रही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और मारपीट तक हो गई, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते और नारेबाजी करते नजर आए। विधानसभा चुनाव की टिकटों पर हो रहे घमासान के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के बीच चल रही खींचतान को बड़ी वजह बताया गया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने उदयपुर से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया, जिसका वहां के कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की बाद में हाथापाई में बदल गई। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की पिटाई करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो 22 अगस्त का बताया गया, जिसमें 2 लोग उस पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट करते नजर आए। इस दौरान वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनसे बचने की कोशिश करता दिखाई दिया। हालांकि पुलिस वाले की बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसे नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश की, पर किसी तरह वो अपने आप को उनसे छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी सड़क पर खड़े एक तीसरे आदमी ने भी पुलिस वाले की पिटाई कर दी। उसने उस पुलिस वाले को सड़क पर जोर से पटक दिया और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, मौके का फायदा उठाकर तीनों वहां से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गॉ ने ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी कंपनी का कारोबार ताइवान के अलावा चीन में भी फैला हुआ है और माना जाता है कि टेरी गॉ चीन के समर्थक हैं। टेरी गॉ ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ताइवान में अगले 50 साल तक शांति रहेगी। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-वेन को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, जबकि टेरी गॉ उनके कट्टर विरोधी हैं। ताइवान और चीन के बीच के तनाव के लिए भी टेरी गॉ ने मौजूदा राष्ट्रपति को ही दोषी बताया।
यहाँ तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे, यानी जंग की नौबत ही नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे उस पार्टी ने आखिरी समय में किसी और को उम्मीदवार बना दिया था। ताइवान के नेता पहले भी चीन पर वहां के चुनावों में दखलंदाजी का आरोप लगाते रहे हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और इजराइल के रक्षा मंत्री के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने एक इंटरव्यू के दौरान इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की वकालत की और दो टूक कह दिया कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने अपने देश के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक समेत दूसरे इलाकों में हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के संकेत दिए, जिसके बाद अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और उनके बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत शुरू हो गई। बेला हदीद के पिता फिलिस्तीनी हैं और अपने पिता की तरह वो खुद भी इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर बसे इलाकों में सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुकी हैं। लेकिन इस बार तो वो सीधे सीधे इजराइल के रक्षा मंत्री से भिड़ गई और उनकी सेना की कार्रवाई पर उन्होंने उंगली उठा दी। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य सरकार ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। पिछले महीने ही वहां की सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही नाइजर में सेना की हुकूमत है और वहां की सेना ही आंतरिक और विदेशी मामलों से जुड़े सभी फैसले ले रही है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में नाइजर की सेना ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। खबर है कि उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गई। आरोप लगाया गया कि जब से नाइजर में सेना ने सत्ता संभाली है तभी से उसके निशाने पर फ्रांस है, क्योंकि नाइजर पर लंबे समय तक फ्रांस का शासन रहा था। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक 1960 में आजादी मिलने के बावजूद नाइजर में बनी हर सरकार फ्रांस की करीबी रही और इसी वजह से वहां फ्रांस के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर के कई शहरों में फ्रांस के झंडे जलाए गए और उसका विरोध किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें निचले इलाकों में बने घर पूरी तरह डूबे नजर आए। वहां से बाढ़ का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग अपने डूबते घरों से जरूरत का सामान ले जाते नजर आए। असम के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे राज्य के कई जिलों में हालात खराब हो गए। टाउन पे खतरा भी पड़ा हुआ है। कुछ इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा भयावह दिखाई दिए, क्योंकि बाढ़ के पानी में मकानों के डूबने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने असम के डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बेंगलुरु में एक आदमी को अपनी लिव इन पार्टनर को कुकर से पीट कर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसकी पार्टनर उसे धोखा दे रही है और इसीलिए उसने अपनी लिव इन पार्टनर की कुकर से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक आरोपी और जिसकी हत्या की गई उनके बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था, क्योंकि आरोपी को शक था कि उसकी लिव इन पार्टनर ने किसी और से दोस्ती कर ली है। आरोप है कि इसी बात पर उसने गुस्से में आकर उसे पीट कर मार डाला। ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि केरल के रहने वाले वो दोनों पिछले 3 साल से बेंगलुरु में नौकरी कर रहे थे। दावा किया गया कि उनके बीच पिछले कई दिनों से विवाद था, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत नहीं की थी। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बनने वाली फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया गया। मुंबई में फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने इस फिल्म का पोस्टर जारी किया, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सीमा हैदर पर बन रही इस फिल्म के विरोध में। आरोप है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने फिल्म बंद करने के लिए अमित जानी को धमकी तक दी थी, जिसके बाद अमित जानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर फिल्म बनाना बंद नहीं करेंगे। और इसके कुछ दिन बाद ही अमित जानी ने मुंबई के एक होटल में सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया। जो पोस्टर जारी किया गया उस पर फिल्म रिलीज करने की तारीख 26 जनवरी लिखी दिखाई दी, मतलब आने वाले करीब 5 महीने बाद ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। अमेरिका के नेवादा में जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार चढ़ाने का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां कुछ प्रदर्शनकारी एक हाईवे को रोककर विरोध जता रहे थे, लेकिन तभी वहां पहुंची पुलिस की एक गाड़ी तेजी से प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ती दिखाई दी और उसने हाईवे ब्लॉक करके बैठे प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिस की वो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद लौटी और उसने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कार से उतरने के बाद एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर पिस्तौल तान दी, जबकि एक दूसरे पुलिसकर्मी ने उन प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध करने बैठे वो प्रदर्शनकारी हाईवे पर ही जमे रहे। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के उन जवानों की कार्रवाई की आलोचना भी हुई।
पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान ने मौसम की खराबी की वजह से अपना मून मिशन तीसरी बार टाल दिया। मौसम बिगड़ने की वजह से लॉन्च के ठीक 30 मिनट पहले जापान की स्पेस एजेंसी ने H-2A रॉकेट की उड़ान को रोकने का फैसला लिया। लेकिन जापान के मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही वहां की स्पेस एजेंसी जैक्सा अपने मून मिशन को दोबारा शुरू करेगी, जिसके तहत जापान की स्पेस एजेंसी H-2A रॉकेट के जरिए लैंडर स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को लॉन्च करेगी, जो चांद की सतह पर उतरकर उसके रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। जापान का मून मिशन अगर सफल होता है तो जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। भारत, अमेरिका, चीन और रूस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं, जिनमें भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज पर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अगले महीने की 2 तारीख को रवाना किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसरो के मुताबिक इसी जगह पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस जगह से आदित्य L1 सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इसका मतलब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों से मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, GPS सिस्टम है, वो सब जो है खराब हो जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज से आने वाले सौर तूफान की पहले ही जानकारी दे देगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ, उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। पाकिस्तान में गोपनीय दस्तावेजों के इस्तेमाल के मामले में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से पंजाब प्रांत की अटक जेल में पूछताछ की गई। इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में 3 साल की जेल की सजा काट रहे हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद है। इमरान खान पर सरकार के गोपनीय दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का आरोप है और इसी मामले में जांच एजेंसी ने उनसे पंजाब प्रांत की अटक जेल में पूछताछ की। इस पूछताछ में इमरान खान ने जांच एजेंसी के सामने गोपनीय दस्तावेज खोने की बात मान ली। ये मामला 2022 का इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के कुछ दिनों पहले का है। जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा था तो उन्होंने एक रैली के दौरान सबके सामने कुछ गोपनीय दस्तावेज लहराए थे और उन दस्तावेजों को अपने खिलाफ विदेशी साजिश का सबूत बताया था। खबर है कि इमरान खान ने पूछताछ में यह माना कि उन्होंने वो दस्तावेज लहराए थे। पाकिस्तान में महंगे बिजली बिलों के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतर आई। वहां की सरकार ने रातों रात बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोगों की नींद उड़ गई और फिर पाकिस्तान के कई शहरों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। बताया गया कि पाकिस्तान में अचानक बिजली के दामों में करीब 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसका असर यह हुआ कि वहां बिजली के दाम करीब 30 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट पहुंच गए, जिसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिला। वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग बिजली के बिलों में आग लगाकर विरोध जताते दिखे। वहीं कुछ लोगों ने शहबाज शरीफ का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों ने वहां के पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले फैसलाबाद में ईसाई समुदाय के कुछ लोगों पर कुरान के अपमान का इल्जाम लगाते हुए वहां की चर्चों में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद फैसलाबाद पुलिस ने दंगे करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय ईसाई समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और फैसलाबाद पुलिस के इस फैसले के बाद वहां मचे बवाल ने थमने का नाम ही नहीं लिया। फैसलाबाद के ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां की पुलिस उन पर उस इलाके के मुस्लिमों से समझौता करने का दबाव बनाने लगी, जिसके खिलाफ उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि उनमें से कुछ लोगों को जान से मारने की धमकियां भी मिली और उन्हें ये चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने इस मामले में अपने कदम पीछे न लिए तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहां कुछ दिन पहले साजिश के तहत ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगा था, जिस पर अमेरिका ने ऐतराज जताते हुए पाकिस्तान की सरकार से आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। आज तक का नहीं कोई अता पता, बना कल की बासी खबर।
नंबर हेर फेर करके भी न्यूज 18 इंडिया से मीलों पीछे रहा आज तक। टीवी व्यूअरशिप में न्यूज 18 इंडिया आज तक से 16% आगे, फेसबुक पर 27% आगे, यूट्यूब पर 12% आगे। न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। उतर चुके हैं, जिनमें भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज पर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अगले महीने की 2 तारीख को रवाना किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसरो के मुताबिक इसी जगह पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस जगह से आदित्य L1 सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इसका मतलब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों से मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चढ़ने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, GPS सिस्टम है, वो सब जो है खराब हो जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज से आने वाले सौर तूफान की पहले ही जानकारी दे देगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ, उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में झुंझलाहट देखने को मिली। वहां जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे डाली और पाकिस्तान की कंगाली पर भी जमकर वार किया। जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को महंगाई से राहत न दी तो वहां होने वाले विद्रोह से निपटना मुश्किल हो जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम NATS यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस अचानक ठप हो गई, जिससे न सिर्फ ब्रिटेन में हवाई सेवाएं रोक दी गईं, बल्कि दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित हुई। आसमान में उड़ते विमानों को हादसे से बचाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है। और ब्रिटेन का यही सिस्टम NATS यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस फेल हो गया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए और हादसों से बचने के लिए फौरन ब्रिटेन की एयर स्पेस बंद कर दी गई। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से ब्रिटेन की एयर स्पेस में कोई भी विमान दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद दुनिया भर की हवाई सेवा मानो ठप हो गई। अलग अलग देशों में लाखों की संख्या में यात्री फंस गए। इंटरनेशनल उड़ानों में कई घंटों की देरी का अलर्ट तक जारी कर दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह का पता नहीं चल सका। इजरायल के विदेश मंत्री से बात करने की वजह से अफ्रीकी देश लीबिया की विदेश मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन पर आरोप लगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने रोम में इजरायल के विदेश मंत्री से सीक्रेट मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे लीबिया में उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहां के अलग अलग इलाकों से हिंसा के कई वीडियो सामने आए, जिनमें लोग सड़कों पर टायर जलाते और नारेबाजी करते दिखे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला लीबिया फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जब वहां के विदेश मंत्री की इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लीबिया के प्रधानमंत्री ने वहां की विदेश मंत्री को पद से हटा दिया। पिछले हफ्ते रोम में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसी दौरान इटली के मीडिया में खबर छपी कि लीबिया की विदेश मंत्री और इजरायली विदेश मंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की थी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गॉ ने ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी कंपनी का कारोबार ताइवान के अलावा चीन में भी फैला हुआ है और माना जाता है कि टेरी गॉ चीन के समर्थक है।
टेरी गो ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ताइवान में अगले 50 साल तक शांति रहेगी। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-वेन को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, जबकि टेरी गो उनके कट्टर विरोधी हैं। ताइवान और चीन के बीच के तनाव के लिए भी टेरी गो ने मौजूदा राष्ट्रपति को ही दोषी बताया। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे, यानी जंग की नौबत ही नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे उस पार्टी ने आखिरी समय में किसी और को उम्मीदवार बना दिया था। ताइवान के नेता पहले भी चीन पर वहां के चुनावों में दखलंदाजी का आरोप लगाते रहे हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और इजराइल के रक्षा मंत्री के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने एक इंटरव्यू के दौरान इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की वकालत की और दो टूक कह दिया कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने अपने देश के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक समेत दूसरे इलाकों में हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के संकेत दिए, जिसके बाद अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और उनके बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत शुरू हो गई। बेला हदीद के पिता फिलिस्तीनी हैं और अपने पिता की तरह वो खुद भी इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर बसे इलाकों में सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुकी है, लेकिन इस बार एक बड़ी अपडेट भी कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज में स्कूल से अपनी बहन के साथ लौट रहे 10वीं क्लास के छात्र की मौत के बाद हंगामा हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि छात्र ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हंगामा शुरू कर दिया। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर छेड़छाड़ के बाद मारपीट के बाद हत्या का मामला सामने आया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी अमित भी इस खबर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अमित, पूरी डिटेल्स बताइए। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये प्रयागराज जिले के यमुना पार इलाके के खीरी थाना क्षेत्र का है और बताया जा रहा है कि 10वीं की छात्रा जब अपने चचेरे भाई के साथ घर लौट रही थी कल स्कूल का खत्म होने के बाद, स्कूल के पीरियड्स खत्म होने के बाद, तो उस दौरान कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। जब भाई ने इसका विरोध किया, चचेरे भाई ने, तो उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में काफी ज्यादा गुस्सा था, आक्रोश था। इलाके के लोगों ने खीरी थाना क्षेत्र के जो प्रमुख सड़क है उसको जाम लगा दिया। मौके पर बीती रात ही पुलिस कमिश्नर और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे और जिसके बाद पूरे मामले को फिलहाल कंट्रोल में कर लिया गया। लेकिन आज मृतक की पोस्टमार्टम होना है और फिर अंतिम संस्कार होना है, तो जाहिर तौर पे इसको लेकर काफी ज्यादा पुलिस अलर्ट पर है। हेवी डिप्लॉयमेंट जो है प्रयागराज के खीरी क्षेत्र में किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। इजराइल के रक्षा मंत्री से भिड़ गई और उनकी सेना की कार्रवाई पर उन्होंने उंगली उठा दी। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य सरकार ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। पिछले महीने ही वहां की सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही नाइजर में सेना की हुकूमत है और वहां की सेना ही आंतरिक और विदेशी मामलों से जुड़े सभी फैसले ले रही है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में नाइजर की सेना ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। खबर है कि उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गई। आरोप लगाया गया कि जब से नाइजर में सेना ने सत्ता संभाली है तभी से उसके निशाने पर फ्रांस है, क्योंकि नाइजर पर लंबे समय तक फ्रांस का शासन रहा था। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक 1960 में आजादी मिलने के बावजूद नाइजर में बनी हर सरकार फ्रांस की करीबी रही और इसी वजह से वहां फ्रांस के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर के कई शहरों में फ्रांस के झंडे जलाए गए और उसका विरोध किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें निचले इलाकों में बने घर पूरी तरह डूबे नजर आए। वहां से बाढ़ का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग अपने डूबते घरों से जरूरत का सामान ले जाते नजर आए। असम के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे राज्य के कई जिलों में हालात खराब हो गए। टाउन पे खतरा अभी पड़ा हुआ है। कुछ इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा भयावह दिखाई दिए, क्योंकि बाढ़ के पानी में मकानों के डूबने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने असम के डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बेंगलुरु में एक आदमी को अपनी लिव इन पार्टनर को कुकर से पीट कर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसकी पार्टनर उसे धोखा दे रही है।
और इसीलिए उसने अपनी लिव इन पार्टनर की कुकर से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक आरोपी और जिसकी हत्या की गई उनके बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था, क्योंकि आरोपी को शक था कि उसकी लिव इन पार्टनर ने किसी और से दोस्ती कर ली है। आरोप है कि इसी बात पर उसने गुस्से में आकर उसे पीट कर मार डाला। ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि केरल के रहने वाले वो दोनों पिछले 3 साल से बेंगलुरु में नौकरी कर रहे थे। दावा किया गया कि उनके बीच पिछले कई दिनों से विवाद था, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत नहीं की थी। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बनने वाली फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया गया। मुंबई में फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने इस फिल्म का पोस्टर जारी किया, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सीमा हैदर पर बन रही इस फिल्म के विरोध में। आरोप है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने फिल्म बंद करने के लिए अमित जानी को धमकी तक दी थी, जिसके बाद अमित जानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर फिल्म बनाना बंद नहीं करेंगे। और इसके कुछ दिन बाद ही अमित जानी ने मुंबई के एक होटल में सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया। जो पोस्टर जारी किया गया उस पर फिल्म रिलीज करने की तारीख 26 जनवरी लिखी दिखाई दी। मतलब आने वाले करीब 5 महीने बाद ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। अमेरिका के नेवादा में जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार चढ़ाने का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां कुछ प्रदर्शनकारी एक हाईवे को रोककर विरोध जता रहे थे, लेकिन तभी वहां पहुंची पुलिस की एक गाड़ी तेजी से प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ती दिखाई दी और उसने हाईवे ब्लॉक करके बैठे प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिस की वो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद लौटी और उसने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कार से उतरने के बाद एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर पिस्तौल तान दी, जबकि एक दूसरे पुलिसकर्मी ने उन प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध करने बैठे वो प्रदर्शनकारी हाईवे पर ही जमे रहे। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के उन जवानों की कार्रवाई की आलोचना भी हुई। अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य एक बार फिर भीषण गोलीबारी से दहल उठा। वहां एक स्टोर के बाहर एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी अश्वेत लोगों से नफरत करता था और आरोप है कि जैसे ही उसने अपने सामने कुछ अश्वेत लोगों को देखा, उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो हमलावर स्टोर के बाहर और अंदर फायरिंग करता नजर आया। यही नहीं, आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने उस इलाके की घेरेबंदी कर जांच शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान ने मौसम की खराबी की वजह से अपना मून मिशन तीसरी बार टाल दिया। मौसम बिगड़ने की वजह से लॉन्च के ठीक 30 मिनट पहले जापान की स्पेस एजेंसी ने H-2A रॉकेट की उड़ान को रोकने का फैसला लिया। लेकिन जापान के मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही वहां की स्पेस एजेंसी जैक्सा अपने मून मिशन को दोबारा शुरू करेगी, जिसके तहत जापान की स्पेस एजेंसी H-2A रॉकेट के जरिए लैंड। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन की नई चाल से जुड़ी हुई। भारत ने चीन के जारी नक्शे को चीन की बौखलाहट बताया है। भारत ने साफ कर दिया कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और चीन की ओर से जारी नक्शा अवैध है। भारत ने कहा कि चीन हताश है और यही वजह है कि वो दुष्प्रचार कर रहा है। इससे पहले चीन की तरफ से जारी किए गए नक्शे में भारत के प्रदेश को चीन का दिखाया गया। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को लॉन्च करेगी, जो चांद की सतह पर उतरकर उसके रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। जापान का मून मिशन अगर सफल होता है तो जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। भारत, अमेरिका, चीन और रूस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं, जिनमें भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज पर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अगले महीने की 2 तारीख को रवाना किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसरो के मुताबिक इसी जगह पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस जगह से आदित्य L1 सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इसका मतलब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों से मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, GPS सिस्टम है, वो सब जो है
खराब हो जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज से आने वाले सौर तूफान की पहले ही जानकारी दे देगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में झुंझलाहट देखने को मिली। वहां जमात इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे डाली और पाकिस्तान की कंगाली पर भी जमकर वार किया। जमात इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान